हेलो एस्पिरेंट्स, हियर वी आर इन द फेज 1 के टेस्ट 4 में. दिस इज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द क्वेश्चंस यू ऑल गाइस हैव अटेम्प्टेड. इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे? तो नेक्सस एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है. उसके फ्री रिसोर्सेज में आपको इनका पीडीएफ अवेलेबल है, वहां मिल जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. अच्छा, जब भी आप लोग टेस्ट लगाते हैं तो कभी भी याद रखिएगा, नंबर कम आने से डिमोटिवेट नहीं होना है. टेस्ट का बेसिक पर्पस होता है कि आप और क्या नॉलेज ले सकें, आप कैसे इन क्वेश्चन को गलत ना करें ऑन द ओरिजिनल डे ऑफ द एग्जामिनेशन. तो इसको एक सीखने के लिए समझिए. टेस्ट से मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं होना. बहुत अच्छा नंबर आ गया तो ऐसा नहीं कि बारे बहुत अच्छा हो गया हम तो निकाल ही लेंगे. नथिंग, न्यूट्रल रहो टेस्ट देने के बाद. आपको बस पता होना चाहिए कि आप बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो तो क्यों नहीं बना पा रहे हो, ये सीखना है हमको. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is the term secular was added to the constitution preamble of the Indian constitution by which amendment. मतलब secular word को preamble में कब डाला गया? preamble क्या है? पहला पन्ना है हमारे संविधान का. We the people of India resolve सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वाला जो पूरा है ये प्रेम्बल है हमारा. तो इसमें सेक्युलर वर्ड को कब डाला गया? तो वो था आपका आंसर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. समझते हैं हम लोग इसको आगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप समझते हैं सेक्युलर शब्द को. सबसे पहले समझिए कि 47th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था. इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से दो वर्ड डाले गए थे, एक था सेक्युलर और दूसरा था आपका इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी, ये दोनों शब्द को जोड़ा गया था. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये. अब क्वेश्चन में है क्या, और क्वेश्चन में क्या है? 24th अमेंडमेंट एक्ट. तो 24th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में क्या दिया है? हमने क्लियरली बता दिया है. ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए पावर देता है पार्लियामेंट को. उससे रिलेटेड है, आर्टिकल 368 से रिलेटेड है ये. किससे? आर्टिकल 368. द पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोलता है ये आर्टिकल. ये अमेंडमेंट से इसको लाया गया था. देयर वॉज अ लॉन्ग केस कि हो ये गया था कि पावर तो था बट प्रोसीजर नहीं बताया गया था अमेंडमेंट के लिए. तो इसको फिर अमेंड करके दोनों वर्ड को डाला गया था, पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. देन द नेक्स्ट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट. 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या था? इसने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के कुछ चेंजेस जो इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट ने किया था उसके बाद ये आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट. जब वो जनता दल का आपका गवर्नमेंट, जनता यूनाइटेड का गवर्नमेंट रहता है, उस टाइम पे क्या होता है, इसका अमेंडमेंट लाके उसको क्या करते हैं इन लोग, थोड़ा सा चीजें चेंज कर देते हैं. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बट प्रेम्बल से रिलेटेड नहीं है. 73rd अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये भी गलत हो जाता है. हम लोग का ये क्वेश्चन समझ आ गया हम लोगों को. ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन. इसको पढ़िए आप लोग. इट इज अबाउट आर्टिकल 38. क्या है? आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू स्ट्राइव to promote the welfare of the people by securing a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the institution of national life. This objective of DPSP is. तो हमारे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया गया, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल्स और आपका क्या बोल सकते हो इसको, सोशलिस्ट प्रिंसिपल. तो ये कौन सा प्रिंसिपल है ये पूछ रहा है. तो ये अगर आप बोलेंगे तो ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है. क्या है ये? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है. आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का एक हिस्सा है. सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपका पहले क्या आता है? फंडामेंटल राइट, उसके बाद डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आपके आर्टिकल 51A में है. तो ये ऐसा है. तो इस टाइम जब हम आर्टिकल 35 के बाद बात करते हैं तो डीपीएसपी का जगह है ये पूरा. तो ये डीपीएसपी है. सबसे पहले ये हो गया आपका. और कॉन्स्टिट्यूशन के सोशलिस्ट आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है ये आर्टिकल 38 आपका. इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है एक वेलफेयर स्टेट बनाना जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एंश्योर किया जा सके. ठीक है, नेक्स्ट. गलत क्वेश्चन, गलत क्यों हो जा रहा है? जो अच्छा, इसमें देख लीजिए ये सारे आर्टिकल भी सोशलिस्ट है. 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47. तो देख लीजिएगा इसको अपना. अब लिबरल क्या होता है, गांधीयन क्या होता है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इसमें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जुडिशियरी का सेपरेशन जो होता है, वो सारे कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल में. देन गांधीयन प्रिंसिपल, जो आपके आर्टिकल रिलेटेड टू विलेजेस हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, वो कॉपरेटिव्स हैं, वो सब गांधीयन में आएंगे. यूनिवर्सल, ये डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन का एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है ही नहीं. पहली बात तो ये मैंने पहले ही बताया कि तीन ही टाइप से क्लासिफिकेशन होता है. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले दिमाग में.
अच्छा, इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लास में ट्रिक्स भी बताया है, सब बताया है, जो हमारे इंडिया जीएस वाला क्लास है, वो क्लास आप लोगों ने की होगी, जो स्टूडेंट्स हमारे दे रहे हैं, तो आपको पता होगा, हंसते हुए क्वेश्चन बना होगा आप लोगों से। नेक्स्ट इज फर्स्ट आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने दिया था? द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया was put forward by सबसे पहले M.N. Roy, a communist personality. M.N. Roy, he put forward the idea for the constitution of India. तो सही जवाब क्या होता है इसका? M.N. Roy is the correct answer. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले 1934 में 1934 में M.N. रॉय ने दिया था, जो इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक बहुत पायनियर लीडर हुआ करते थे। महात्मा गांधी, उनका फोकस स्वराज के ऊपर था, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस डिमांड को ऑफिशियली रखा था, पर वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने इस आइडिया को प्रमोट किया था, इसीलिए मैंने इसको रखा है ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इन्होंने पहली बार पार्लियामेंट में बोला था, पहली बार आप बोल सकते हो, सॉरी पार्लियामेंट बोलता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बोला, बट भारत देश में पहली बार बोलने वाले M.N. रॉय ही थे, M.N. रॉय ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मुख्य सदस्य थे, मुख्य किरदार थे, वो आपको पता होना चाहिए, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे भारत देश के, पर उनका आइडिया नहीं था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, दिस फीचर इंप्लाइज, बहुत टफ क्वेश्चन है एक टाइप से, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है इंडिया में, पार्लियामेंट सोवरेन है, और जुडिशियल सुपरमेसी, जुडिशियरी सबसे ऊपर है, ये जो है किस फीचर को इंप्लाई करता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। द पार्लियामेंट इज अ सोवरेन, इज एज सोवरेन एज ब्रिटिश पार्लियामेंट, गलत, नहीं है ऐसा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में वही लॉ बनाते हैं, एकदम सुप्रीम है। द इंडियन जुडिशरी कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलर टू, नहीं, ये थर्ड आंसर आपका सही होगा, मैं समझाता हूं क्यों होगा इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक यूनिक बैलेंस को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है। पढ़ते हैं क्या है, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जी हाँ ऐसा होता है, बट पार्लियामेंट कैन ऑल्सो अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ ये भी होता है। तो हमारा एक संविधान को बहुत अच्छे से समझा रहा है ये पर्टिकुलर लाइन, इजंट इट? इंडियन जुडिशियरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ठीक हो गया, वहां से जस्टिफाई, यानी कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं, जैसे यूएस में होता है। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े हिस्से को अमेंड करने की पावर है, जैसे यूनाइटेड किंगडम्स में होता है, पर ये पावर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन द्वारा लिमिटेड है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने केशव आनंद भारती केस में दिया था, उसको आप नहीं छेड़ सकते हो। इसलिए ना तो पार्लियामेंट ना ही जुडिशरी एब्सोल्युटली सुप्रीम है हमारे देश में, दोनों की पावर पावरफुल है, ये समझ गए? तो आप लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग समझते हैं, ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये सारा का सारा, ठीक है, यू कैन रीड दिस। नाउ इंडियन पार्लियामेंट इज एज सोवरेन एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट की पावर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल रिव्यू से लिमिटेड है। हमारे पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है, उनका पार्लियामेंट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, हमारे पास एक चेकबुक है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत हो जाता है। एक ये वाला लाइन क्यों गलत हुआ फिर? द इंडियन जुडिशियरी कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलर टू यूएस सुप्रीम कोर्ट, ये अधूरा है, ये सिर्फ जुडिशियल सुप्रीमेसी को एक्सप्लेन करता है, सिंथेसिस को नहीं। कर सकते हैं मगर सिंथेसिस को कौन एक्सप्लेन करेगा, वो थर्ड किया। द प्रेसिडेंट हैज द फाइनल से, ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट का रोल लॉ मेकिंग में फॉर्मल होता है, बस आखिरी में प्रेसिडेंट ऐसे करके साइन कर देंगे, बस खत्म, और कुछ नहीं है उनका, ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल रीड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द preamble is significant because it embodied the basic philosophy and fundamental values on which constitution are based, एकदम सही। किसी भी बुक का पहला पन्ना प्रीफेस जब पढ़ते हो तो पूरे बुक का जिस्ट मिल जाता है ना, ये बुक किसके बारे में है, क्या पढ़ूंगा मैं इसके अंदर, तो बस संविधान में भी वही है, तो पहला प्रेम्बल वही बताता है, पूरा संविधान क्या है वो बता देता है प्रेम्बल, तो ये सही हो गया। प्रोवाइड द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू ने 9 जनवरी 1946 को लाए थे, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर ही ये प्रेम्बल बना है, तो ये भी सही हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को देख के पूरा संविधान को बनाई है। थर्ड क्या हो रहा है फिर? इट इज अ सोर्स ऑफ, इज द सोर्स ऑफ सब्सटेंटिव पावर टू द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल गलत, कोई पावर आवर नहीं है वो, बिल्कुल गलत। तीसरा काटो 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 तो पहुंच गए इस पे,
अब चौथा को जानने की जरूरत भी नहीं थी आपको, बट क्या है पढ़ लेते हैं। इज एन इंटरप्टिव इंटरप्रिटेटिव की टू द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ही था वो चीज, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये भी सही हो जाता है आपका। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप एक्सप्लेनेशन बिल्कुल देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी। ये भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझाने का कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें ऐड हुआ था सी टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। आईएलओ जो था ना, इंटरने आपका आईएलओ जो है यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइम बहुत एक्टिव था और सारी कंट्रीज को पुश भी किया जा रहा था कि ऐसा है कि इनइक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी इन द और स्टेटस और फैसिलिटीज की अपॉर्चुनिटी मेल एंड फीमेल को दोनों को वर्क प्लेस में मिला जाए। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ने आर्टिकल 38 में इस प्रोविजन को, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल था ये, तो ये आर्टिकल 38 के अंदर है। आर्टिकल 38 में इस प्रोविजन को जोड़ा जिसका मकसद इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटीज को कम करना था। बाकी तीनों जो हैं, जैसे चिल्ड्रन का हेल्थ डेवलपमेंट, इसके साथ फ्री लीगल एड के बारे में एक है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में एक है, ठीक है। ये सब 40, ये तीनों के तीनों जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं। इससे 42nd, ये भी आप लिख सकते हो, 44th से नहीं थे, इसलिए मैंने कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए आपका, इसलिए क्वेश्चन डाला गया आप लोगों के लिए। तो ये आप बिल्कुल यहाँ पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आपके है। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक in the preamble of the Indian Constitution implies। इसका आंसर है, पढ़िए आप लोग पूरा, आंसर इसका आएगा ए। मैं एक्सप्लेन करता हूं। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क। रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का जो हेड है, देश का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट है हमारे देश में। जो देश का हेड होता है यानी कि भारत का प्रेसिडेंट लोगों द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। वो हेरिडिटरी सक्सेशन से नहीं आते जैसे मोनार्क होते हैं। मोनार्क क्या हो गए, जैसे इंग्लैंड में है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटी रानी। एलिजाबेथ जी खत्म हुई तो उनका बेटा फिलिप बन गया, फिलिप खत्म होंगे चार्ल्स बन जाएंगे, वैसे सिस्टम चलता रहेगा। वैसा सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अब्दुल कलाम जी बनते हैं, फिर प्रतिभा पाटिल जी भी बन जाती हैं, फिर प्रणब मुखर्जी भी बनते हैं, फिर हमारे यहाँ कोविंद जी भी बनते हैं और आज द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, हम रिपब्लिक हैं। ये रिपब्लिक का बेसिक मतलब है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें और क्या बोला जाता है, जैसे क्वेश्चन में गलत क्यों है, इसमें क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ। तो ये ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, ये इक्वालिटी का आइडियल से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से कुछ नहीं, मोनार्क और रिपब्लिक से नहीं। द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड, ये सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। द स्टेट इज इंडिपेंडेंट, ये सोवरेनिटी से रिलेटेड है। ये आइडियल्स, आइडियल्स हैं ये सारे भी संविधान में हमारे, बट नॉट रिलेटेड टू रिपब्लिक, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। Which major act of the Parliament, British Parliament, laid the foundation for a federal structure of India in India and introduced provincial autonomy? तो ये आपका provincial autonomy, ये कभी भी वर्ड देखोगे आप तो याद रखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था, ठीक है। तो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? ये एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले समझो एक बहुत क्रूशल ब्लूप्रिंट है। हमारा आधा संविधान वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। वी हैव टेकन जो 1935 एक्ट है उससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से, तो ये बहुत क्रूशल है। इसने प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरू की थी, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी की शुरू की थी और एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल भी दिया था। इसमें डिवीजन ऑफ पावर भी दिया गया था। इसी एक्ट के प्रोविजंस को हम आज कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है वो क्यों गलत होता है, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी मुसलमानों के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, ठीक है। इससे इंट्रोडक्शन हुआ था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 दैट इज मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म, यहाँ पे डायरकी की बात की गई थी, डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था। कभी क्वेश्चन आ गया ना, विच पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी, तो डायरकी आया था आपका 1990 एक्ट में, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी। इस टाइम डायरकी का मतलब था प्रोविंस में एक सरकार और सेंटर में भी डायरकी, प्रोविंस को ऑटोनॉमस नहीं रखा गया था, प्रोविंस आर अंडर सेंटर गवर्नमेंट ऐसा बोला गया था, ये होता है डायरकी।
बट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब आज छत्तीसगढ़ अलग चल रहा, वो ऑटोनॉमस है, वैसा हो जाता है, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इसने ब्रिटिश रूल को खत्म किया था 1947 में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पढ़िए। द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको आप लोग डाउनलोड कर लो सबके सब, कहाँ से, ऐप से, फ्री रिसोर्स सेक्शन से, ये जरूरी चीज है, रिवीजन करने में काम आएगा मेरे पढ़ाने के बाद भी। द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was officially accepted by the British government in, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया गया था एक्चुअली में अगस्त ऑफर में। हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो ब्रिटिशर्स को हमारी जरूरत थी, तो ब्रिटिशर्स को हमने बोला हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे ऑफिशियली बोला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को पहली बार ऑफिशियली इन प्रिंसिपल्स रिटर्न में अगस्त ऑफर 1940 में ही एक्सेप्ट किया था, दिया था हमको। क्रिस्प मिशन 1942 में आता है, जो नेक्स्ट है, गलत क्यों हो जाता है, क्रिस्प मिशन क्यों आया था, इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक कॉन्क्रीट प्रपोजल दिया था पर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, इसने ही आखिरी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का फ्रेमवर्क दिया था, पर ये पहला एक्सेप्टेंस नहीं था, यहीं से हमारा आखिरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, बट एक्सेप्टेंस तो पहले ही हो गया था, हमें एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन है ये ना। वेवल प्लान में क्या था, इसका फोकस इंटरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर था, ठीक है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following is not a characteristic feature of the socialist ideals enshrined in the Indian preamble as understood in the context of India? तो इसका है पहला, देखो इसमें पहले तो समझ लो which of the following is not a characteristic बोला, किस कौन सा नहीं है कैरेक्टरिस्टिक सोशलिस्ट फीचर का हमारे संविधान। तो पहला देखो, एंडिंग ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये होना चाहिए था क्या, क्या हमने सुना है, नहीं। प्रमोटिंग मिक्स्ड इकोनॉमी, नहीं। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस अपॉर्चुनिटी, नहीं। नेशनलाइजिंग ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द सोशलिस्ट वन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब समझते हैं पूरा डीपली क्यों, क्या, कैसे। नेशनलिज्म जब करते हैं हम, या प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपको पता होना चाहिए ये एक कमांड सोशलिज्म का फीचर है, जिसमें स्टेट ही सब कुछ कंट्रोल करता है। इंडियन सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो डेमोक्रेटिक तरीके से सोशलिस्ट गोल्स को अचीव करता है और मिक्स्ड इकोनॉमी को अलाउ करता है। तो इसमें क्या बोला, नॉट, तो ये बिल्कुल सही हो जाता, ये भी सही हो जाता, ये भी सही हो जाता। नेशनलिज्म ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये गलत हो जाता, इसलिए ये राइट है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ये नहीं है, ये राइट भले है बट क्योंकि नॉट है इसलिए राइट है। ये तीनों प्रिंसिपल हमारे संविधान में हमको मालूम है होते हैं। ऑल नेशनलिज्म नहीं भैया, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी को भी प्रमोट करते हैं। इसके साथ एंडिंग ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जी हाँ, ये सोशलिज्म का कोर गोल है, एक्सप्लॉयटेशन का एंड करना। प्रमोटिंग मिक्स्ड इकोनॉमी, ये इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मेन फीचर है, हमको मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म को भी बढ़ाना है, सोशलिज्म को भी बढ़ाना है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, ये भी इंडियन सोशलिज्म का एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Let us move towards the next question. Which article of the Indian Constitution guarantees protection against arrest and detention in certain cases? ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये आर्टिकल 22 बोलता है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 22 उन लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड करता है जिन्हें अरेस्ट या डिटेन किया गया हो, ये उन्हें आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन से बचाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। के पुट्टास्वामी के राइट टू प्राइवेसी भी हो चुका है, वो उसी के अंदर आता है। आर्टिकल 20 क्या है, ये ऑफेंस के लिए कन्विक्शन के रेस्पेक्ट में प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। एंड आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट आर्टिकल 12 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 12 क्या है, पढ़िए क्वेश्चन 12 को। प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस, एकदम सिंपल क्वेश्चन, क्या पढ़ो, डिटेंशन आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, आफ्टर लिखा है इसमें, गलत। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, समझते हैं। डिटेंशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग। डिटेंशन फॉर पेटी ऑफेंस, बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन, ये भी गलत। तो डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, प्रिवेंशन,
प्रिवेंटिव डिटेंशन का बेसिक पर्पज होता है किसी इंसान को पहले ही आप क्या कर लो, पकड़ लो, नजरबंद कर लो। इसका मतलब है इंसान को बिना किसी कन्विक्शन के, बिना किसी जुर्म के आप इस ही मतलब बिना पे उसको आप अरेस्ट करके रख लेते हो कि कुछ कर सकता है ये, ठीक है, वो क्राइम कर सकता है। तो इसको क्या होगा, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, कोई ट्रायल वायल नहीं, क्योंकि लग रहा है कश्मीर में बहुत हुआ था प्रिवेंटिव डिटेंशन जब आर्टिकल 370 हटने वाला था उस टाइम पे, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। अ पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, ये देखो वर्ड बहुत बड़ा है एक्सेप्ट, तो बाय बर्थ बिल्कुल हाँ, आपको संविधान में सिटीजनशिप मिलता है। बाय डिसेंट जी हाँ बिल्कुल। बाय नेचुरलाइजेशन जी हाँ। बाय होल्डिंग प्रॉपर्टी ये गलत, ये रॉन्ग है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। समझते हैं क्या होगा क्यों होगा इसमें, ठीक है। बाय होल्डिंग प्रॉपर्टी, इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने से इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती है। सिटीजनशिप एक नेशनलिटी और लीगल स्टेटस का मैटर है, प्रॉपर्टी ओनरशिप का नहीं है, ये क्लियरली समझ लो आप लोग, ठीक है। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, ये तीनों सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गए हैं। 5 तरीकों में से ये तरीके हैं 3, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, इसको मैं रख दिया हूँ, पॉज करके पढ़ लेना। आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन देखो, जब पॉलिटी का क्वेश्चन करो ना तो 14 आता है तो आर्टिकल निकल जाता है मुझसे। क्वेश्चन है 14, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से, यूएसएसआर से ली है, और इसको हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट के बाद इस फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, उन्हीं ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। 24th अमेंडमेंट एक्ट ये फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 340 368 से जुड़ा हुआ है, पहले ही बता दिया। आर्टिकल अमेंडमेंट 44 क्या है, तो अमेंडमेंट 44 राइट टू मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाता है। ये आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में लेके चले जाते हैं इसको। राइट टू प्रॉपर्टी अब इंडिया में फंडामेंटल राइट नहीं है, वो इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट से हुआ था। 86th अमेंडमेंट एक्ट क्या है, तो ये एक और फंडामेंटल ड्यूटी, पहले ना स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट से जब ऐड किया गया 10 डाला गया, 11वें फंडामेंटल, टोटल आज 11 है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट्री एजुकेशन से वो आपका ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म भारत एज यूज्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाइज, बहुत चल रहा है इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो क्या भारत जो है आर्टिकल 1 में वो क्या बताता है, तो ओनली ट्रेडिशनल नेम ऑफ द कंट्री, द हिस्टोरिकल कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ कंट्री, बोथ द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ द कंट्री। जी हाँ, इंडिया दैट इज भारत, ये आर्टिकल 1 बोलता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये डुअल नेम कन्वेंशन इंडिया के मॉडर्न इंटरनेशनल आइडेंटिटी और उसके ट्रेडिशनल कल्चरल नेम भारत दोनों को एक्नॉलेज करता है आर्टिकल 1, तो दोनों गलत नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, फालतू की डिबेट्स हैं ये सब इंडिया और भारत वाली। देन द नेक्स्ट इज आर्टिकल 16, इसके बारे में क्या है, द डेट मेंशन, क्वेश्चन 16, द डेट मेंशन्ड इन प्रेम्बल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इज, हमारे प्रेम्बल में कौन सा डेट लिखा है एडॉप्शन का, 26 नवंबर 1949, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 26 जनवरी को एक्चुअल में हमने, हमारा जो संविधान है कुछ हद तक एनेक्ट हो गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था इस पर्टिकुलर डेट में, बट क्योंकि हमने 26 जनवरी को 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज आता है, और 26 जनवरी 1930 में हमारे जवाहरलाल नेहरू ने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, इसी की वजह से हम इसको डेट को बहुत एक क्या करना चाहते थे, हमेशा याद रखना चाहते थे, क्योंकि पहला इंडिपेंडेंस डे इसी डेट पे हुआ था 26 जनवरी, इसलिए वो 26 जनवरी खिसक जाता है रिपब्लिक डे हमारा, बट 26 नवंबर को एनेक्ट कर लिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेम्बल में साफ साफ लिखा है कि इस डेट 26 ऑफ डे 20, इसमें लिखा है क्लियरली 26 डे ऑफ नवंबर, ऐसे ही लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, 1949 डू हियर बाय adopt, enact and give to ourselves
दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेम्बल अच्छे से पढ़े होते तो ये क्वेश्चन क्लियरली बन गया होता आपसे, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। 26 जनवरी 1950 क्यों गलत होता है? इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हुआ था। दिस इज द रिपब्लिक डे, ठीक है, दिस इज द रिपब्लिक डे, यू हैव टू नो दैट। क्या है? रिपब्लिक डे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 ये दिन तो इंडिपेंडेंस डे, इस दिन इंडिया आजाद हुआ था, तो ये भी गलत। 24 जनवरी 1950 इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनल सेशन किया था, इसलिए ये भी एक डेट है, ऐसा नहीं है ऐसी डाल दिया हमने। इस दिन फाइनल एक सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड। द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देख लो, आर्टिकल 14 से 18 द राइट टू इक्वलिटी है हमारा, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 12 से 13 स्टेट को डिफाइन करता है, स्टेट क्या है और लॉ किसके ऊपर क्या लगता है। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 22 टू 23 एक्सप्लॉइटेशन है। इसके बाद रिलीजियन, इसके बाद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 जिससे पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। Next is preamble is not a part of the constitution. Which Supreme Court case was declared that the preamble is not a part of constitution? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हमने पॉलिटी की क्लासेस में बहुत अच्छे से सारे केसेस देखा है। तो ये बेसिकली है बेरी बेरी यूनियन केस। क्या है बेरी बेरी यूनियन केस, ये समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इस केस में जो 1960 में बेरी बेरी यूनियन केस आया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इस व्यू को बाद में केशव आनंद भारती केस में रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने। तो एक के गोपालन केस जो दिया है वो क्यों गलत हो जाता है? तो एक के गोपालन केस आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, यह आपको पता होना चाहिए। केशव आनंद भारती केस, इस पर्टिकुलर केस ने प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना था, तो ये गलत हो जाता है, इसीलिए उल्टा हो गया। मिनर्वा मिल्स केस क्या था 1980s का? इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को और स्ट्रॉन्ग किया था। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केशव आनंद भारती केस ने आज तक की सबसे बड़ी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में बैठी है 14 जजेस की बेंच ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, सही है। यूनियन टेरिटरीज, जी हाँ। टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, तो तीनों को तीनों सही हो जाएंगे। ये तीनों लाइन लिखे हुए हैं हमारे आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल 1(3) में लिखे हुए हैं क्लियरली। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1(3) में साफ साफ लिखा है ये तीनों चीजें कि सारे स्टेट्स की टेरिटरीज इंडिया के अंदर है, इसके बाद यूनियन टेरिटरीज भी हैं, और कोई भी टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करती है वो भी भारत की ही क्या होगी, टेरिटरी कहलाएगी। तो तीनों के तीनों सही हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन है सॉरी, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन? तो एकदम याद रखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9वीं क्लास का हिस्ट्री का बुक एनसीईआरटी में क्लियर है ये चैप्टर, वहीं से एक क्वेश्चन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द आंसर। तो क्या हुआ था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज जो हमारे प्रेम्बल का हिस्सा है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच टुक प्लेस इन 1789 से लेके 1799 वहीं से लिया गया है। रशियन रिवॉल्यूशन से क्या इन्फ्लुएंस हुआ? रशियन रिवॉल्यूशन इससे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस के आइडियल इन्फ्लुएंस्ड हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है आपका, इससे रिपब्लिक का कंसेप्ट हमने लिया, वी द पीपल जैसे आइडियाज जो लिखते हैं वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से हैं। नेक्स्ट ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे को नहीं जानना होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एज कंटेन्ड इन आर्टिकल 21 and influenced by the Japanese constitution differs from due process of law in that, आपको 4 लाइन दिया है, चारों को अच्छे से पढ़ो, मैं रुका हूं। और सही आंसर क्या होता है, क्योंकि मैं सबको पढ़ने लगूंगा तो टाइम बहुत, 4 घंटे की क्लास बनेगी। क्या मतलब 4 घंटे आपका यहाँ बैठने का? पढ़ सकते हो आप लोग पॉज करके। इसका आंसर होगा सी। मैं क्यों होगा ये मेरा काम है बताना आपको, तो मैं बताता हूं क्यों होगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है अगर किसी लॉ में एक प्रोसीजर दिया है,
अगर किसी एक लॉ में जो बना हुआ है उसमें प्रोसीजर दिया गया है और उसको फॉलो किया गया है तो वो वैलिड, क्योंकि वो प्रोसीजर दिया गया है और उस प्रोसीजर को फॉलो किया है किसी लॉ को बनाने में, तो वो वैलिड है। चाहे वो लॉ फेयर हो या ना हो, भले हो सकता है गलत लॉ हो या कुछ भी हो, अगर वो प्रोसीजर है और उसको फॉलो करके बनाए हैं तो वो सही होगा। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ बोलता है, ठीक है। जबकि दूसरा प्रोसेस जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो जापानीज है, उसमें कोर्ट ये भी चेक करता है, ये भी चेक करता है कि लॉ जो बना है क्या वो लॉ खुद ही फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है कि नहीं है। तो यहाँ लॉ एक बार चेक होता है, अग्नि परीक्षा से जाता है, ठीक है। पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह ही इंटरप्रिटेट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज गलत ऑप्शन समझते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अलाउ फॉर ग्रेटर स्क्रूटनी, ये गलत है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में मैंने क्या बताया, प्रोसीजर दिया हुआ है और अगर वो फॉलो हुआ तो सब चीज सही है, चाहे वो गलत हो या सही हो। मगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गिव्स मोर पावर टू द एग्जीक्यूटिव, ये भी गलत है। ड्यू प्रोसेस तो एग्जीक्यूटिव की पावर को लिमिट कर रहा है ना जुडिशरी को देके। नेक्स्ट इज देयर इज नो सब्सटेंशियल डिफरेंस, ये भी गलत है, दोनों में डिफरेंस है, अभी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following writs can be issued by a court to secure the release of a person unlawfully क्या बोलते हैं detained। तो इसमें 5 है टोटल, क्या क्या है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियरी, क्यू वारंटो। तो आपको ये चारों में पूछा है कौन सा है, तो हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये रिट तब इशू की जाती है जब किसी इंसान को गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया गया हो, ताकि उसे कोर्ट के सामने पेश किया जा सके और उसकी डिटेंशन की लीगैलिटी को जांचा जा सके कोर्ट द्वारा। तो हेबियस कॉर्पस उस पर्टिकुलर टाइम में कोर्ट क्या करेगी, जारी करेगी। ये सब आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। सर्टियरी का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट। इसका मतलब लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्वॉश करने के लिए सर्टियरी यूज किया जा सकता है, ठीक है। कैसे आपने सर्टिफाई किया, लोअर कोर्ट अगर कोई ऐसा केस सुन ले जो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है या सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, तब ये उन लोग लाते हैं कि तुम्हारे पास वो पावर नहीं, तुमने कैसे किया। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, पब्लिक अथॉरिटी को अपनी ड्यूटी को करने के लिए जब कमांड करते हैं कोर्ट जस्टिस, तब ये वाले मैंडेमस को यूज करते हैं। और क्यू वारंटो क्या है, पब्लिक ऑफिस में किसी इंसान के क्लेम की लीगैलिटी को जांचने के लिए क्या वारंट से आप वो काम कर रहे हैं। कलेक्टर हो तो क्या वारंट, आपने यूपीएससी निकाला, ये वारंट आपको पूछ रहे हैं, क्या आपको पावर कहां से मिली उस चीज को करने के लिए। नेक्स्ट इज द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स टिल डेट। एक ही बार आज तक, मेरे को तो पता है, आपको भी यही पता होना चाहिए, एक ही बार हुआ है जब सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को 1976 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाला था, बस खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट ऑन August 29, 1947। हु वाज इट्स चेयरमैन। द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस स्लॉट। तो उसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। इसी कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था और इसी के मुखिया हुआ करते थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसीलिए उनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी के प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के हेड हुआ करते थे। के एम मुंशी दिया हुआ है, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। तो ये कौन थे, ये दोनों ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर थे पर चेयरमैन नहीं थे। हमने क्वेश्चन में चेयरमैन पूछा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीपीएसपी इज करेक्ट। तो ये देखो, दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, दे आर नॉन एनफोर्सेबल, तो पहला गलत। दे एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बिल्कुल गलत, फंडामेंटल राइट्स करता है। दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज प्राइमरली, नहीं बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल नहीं, कोऑपरेटिव की भी बात की गई,
दे आर नॉन जस्टिसेबल, ये एकदम सही हो जाएगा। क्या हो गया, समझ लिया आप लोगों ने इस चीज को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल होते हैं, जिसका मतलब है वो अपने आप से एनफोर्स नहीं हो सकते हैं, उनको एनफोर्स करने के लिए कोई एक क्या करना पड़ेगा, आपको लॉ बनाना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है, या सरकार को। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अरेंज करने बोल दिया इस क्वेश्चन में भाई, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, तो पहला सही है, क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, सही। सेकंड आपका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गुजरात महाराष्ट्र, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, फैज अली कमीशन, जी हाँ सेकंड आया फैज अली कमीशन। थर्ड क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गुजरात हुआ, और आखिरी तेलंगाना तो अभी 2013 में बना, ठीक है, तो ये होगा आपका 2। तो 1 4 3 2 कहाँ, 2 3 कहाँ दिख रहा है आपको, 1 4 2 3 दिख रहा है ए में, तो ए इज द आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट व्हाट। 1953 में तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश में बनाया गया, आंध्र प्रदेश को अलग करके, तेलुगु जो बोलते थे तमिल बोलने वालों से अलग करके। फैज अली कमीशन, इस फैज अली कमीशन ने 1955 में स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी इस रिपोर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गुजरात महाराष्ट्र, ये 1960 में बॉम्बे स्टेट को बाइफरगेट करके तोड़ के बनाया गया था, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, बॉम्बे था वो पहले पूरा प्रेसिडेंसी। और आखिरी है फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, ये 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, द वर्ड प्रियम्बल, क्या है क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द वर्ड, इजीएस्ट क्वेश्चन, ये मैं समझाऊंगा भी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बचपन से बोल रहे हैं स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो, मगर पढ़ लेना इसको। चलो बता देता हूँ यार, मैं काहे को नहीं बताऊं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रेम्बल का ओपनिंग लाइन है, और ये हम लोगों को दर्शाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स अथॉरिटी ये भारत के लोग हम ही हैं। वी द पीपल जब बोलते हैं हम, इंडिया दैट इज भारत, ये क्या है, ये आर्टिकल 1 में है, बता दिया हमने। टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ये प्रेम्बल के ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जब प्रेम्बल में पढ़ते हैं। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पार्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखते हैं, the concept of rule of law is primarily embodied in which article of the Indian Constitution? तो rule of law जो है एक्चुअल में आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। Now we will discuss how, why. आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की गारंटी देता है। क्या क्या की, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की गारंटी देता है। इसमें से इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो फ्रेज है, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट का कोर है उसका, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ उसका जो बेसिक प्रिंसिपल या कोर बोलोगे ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो वो रूल ऑफ लॉ ही है, जिसका मतलब है कि सभी लोगों को कानून के सामने बराबर प्रस्तुत होना। अंबानी जी कोई एक क्राइम करे, आप एक, मैं एक क्राइम करे, सब बराबर है कानून के सामने। कानून के आंख अंधे होते हैं, कानून सबके लिए बराबर तराजू में तौलता है भैया। आर्टिकल 13 क्या है, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट लॉ से डील करता है ये, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 15 क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात करता है, तो इसलिए गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 29 वाला क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटीड बाय आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ है, इजीएस्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 19 क्या है, क्यों गलत हो जा रहा है, फ्रीडम से रिलेटेड है। आर्टिकल 20 क्या है, कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस से रिलेटेड है। आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड है, खत्म क्वेश्चन। आर्टिकल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कमिटी एंड चेयरमैन इज करेक्टली मैच्ड। तो यूनियन पावर कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे क्या, उसमें गलत हो जाता है। यूनियन पावर कमिटी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसमें आपके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई, इंटरचेंज कर दिया है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे क्या, जी हाँ सही बात है। स्टीयरिंग कमिटी, इसके भी हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुआ करते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमिटी के एक मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ये देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 31st क्वेश्चन के पास, अब वो है रिट फॉर अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म अ ड्यूटी की बात हो रही है इसमें। विच रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट टू कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल और अ बॉडी टू परफॉर्म अ ड्यूटी दैट दे आर लीगली बाउंड टू परफॉर्म। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है सबको एक्सप्लेन, तो मैंडमस इसका आंसर होगा, मैंने बताया था ना कमांड, पहले ही बताया आप लोगों को, पहले ही मैंने अभी, ठीक है। तो ये हो गया, आप समझ लीजिएगा। आर्टिकल क्वेश्चन 32,
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है 1976, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट। रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सोवरेन शुरू से है संविधान में। द टर्म स्टेट, the term state as defined in article 12 of the constitution for the purpose of fundamental right, क्या क्या स्टेट के अंदर आता है। तो पहला देखो, पहला सही है क्या, पहले तो पहला देखते हैं, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, आर्टिकल 12 जब पढ़ोगे उसके अंदर क्लियरली दिखा है, अगर कोई भी आदमी स्टेट वर्ड बोलता है संविधान के अंदर तो उसके अंदर क्या क्या आता है क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट स्टेट के अंदर आते हैं, सही है। गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, तो ये भी आते हैं। ऑल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटी पंचायत, जी हाँ वो भी स्टेट के डेफिनेशन में है। अदर अथॉरिटीज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, एलएनजीसी, ओएनजीसी, एलआईसी, ये भी आते हैं। तो आंसर आपका सब हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है ये चीज इसमें। नेक्स्ट इज विच कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंटीग्रेटेड गोवा, दमन एंड दीव इनटू इंडिया एज द यूनियन टेरिटरी। तो ये क्वेश्चन अमेंडमेंट के बारे में, जो गोवा था वो पहले हमारी नहीं थी, ये अमेंडमेंट था आपका 12th अमेंडमेंट एक्ट। समझते हैं क्या था, 1962 का टाइम था। ये अमेंडमेंट गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन में यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल करने के लिए लाया गया था बाय द पार्लियामेंट। जो गोवा था और दमन एंड दीव ये पोर्टुगीज के अंदर थे, पोर्टुगीज इसको आजाद कर देते हैं, उसके बाद हम 62 में इसको लेते हैं। ये बहुत नया चीज होगा आप लोग के लिए। तो 10th अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका रिलेटेड है दादर और नागर हवेली से, दादर और नागर हवेली को से डाला गया था। 14th अमेंडमेंट एक्ट पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 7th अमेंडमेंट एक्ट स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर एंश्योर्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है, पार्ट 4, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पार्ट 4 है इसका, ठीक है। तो देखो आंसर में क्या हो गया, पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है उसमें, आर्टिकल 36 से 51। पार्ट 3 सबको पता है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट है। तो इसमें कुछ ज्यादा बताने का नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस याद करना था आपको। नेक्स्ट इज द आइडियल ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया एज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द प्रेम्बल ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, ठीक है। नाउ जो आपका फ्रांस है वहां से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है। जर्मनी वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में जो है। रशिया यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के आइडियल्स लिए हैं, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रेफर्ड टू इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड डायरेक्टिव्स टू द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर ऑफ द कॉलोनीज। This concept is considered a precursor to which of the following Indian Constitution। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना 1935 के एक्ट में, उसी को हमने लेके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसा ही है, क्योंकि दोनों ही गवर्निंग अथॉरिटी के लिए जनरल रिकमेंडेशन है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में चीजें लिखी हैं, वो जो भी गवर्नमेंट रूल कर रहा होता है उनको ये सारी चीजें करनी है। आप बोलोगे सर ये सारी चीजों को फंडामेंटल क्यों नहीं बना दिए, ये पहले ही लॉ क्यों नहीं बना दिए। तो भैया 47 में जब आजाद हुए तो एस्पिरेशन हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, बट हमारे पास उतना पैसा रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमने रखा इसको कि जो आने वाली जो गवर्नमेंट होंगी वो इसको बनाते जाएंगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, ऐसा चल रहा है न्यूज़ेज में। वो आर्टिकल 44 क्या है, वो डीपीएसपी है। तो देख रहे हो ना, जब हमारा टाइम आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे बनता जाएगा। तो ये आपका इसीलिए संविधान में डाला गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिफ्लेक्ट द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट। तो इसको सबको पढ़ो आप, तो जब फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लोगे इन सबको तो बी आपको लगेगा टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। आंसर आएगा, क्यों आएगा ये थोड़ा समझा देता हूं मैं आप लोगों को। फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहले समझो, उसका आर्टिकल 51A ऑफ ई में ये ड्यूटी लिखा हुआ है जो मैंने अभी पढ़ा आपके लिए, ठीक है। सीधे तौर पर सेक्युलरिज्म का कोर आइडिया
को प्रमोट करता है। ये जो आपने आर्टिकल पढ़ा, इसमें सिटीजन, पढ़िए इसको पूरा तो समझ आएगा आपको। इसमें सिटीजन से रिलीजियस और बाकी डिफरेंसेस को ओवरकम करके हार्मनी और ब्रदरहुड को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पेक्ट से है, वो भी फंडामेंटल ड्यूटी है, एक साइंटिफिक टेम्पर से है, वो भी है, एक सेक्युलरिज्म से है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत अच्छे से क्लास में बताई है, आपसे बना चाहिए था वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is correct regarding the enforceability of fundamental right। तो इसका पढ़िए, इसको, इस पे आंसर जाओगे, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो जी हाँ, देयर आर सब्जेक्ट टू दीज फंडामेंटल राइट्स आर पर्टिकुलरली सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मतलब हमारे संविधान में हमको फंडामेंटल राइट दिए हैं, मगर एब्सोल्यूट नहीं। ओनली आर्टिकल 17 दैट इज राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज एब्सोल्यूट इन नेचर, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और सब में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन उन्हीं के अंदर दे दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, इस पे है आपका, द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी हैव बोरोड, पहले ही मैंने बता दिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए से लिया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए से लिया हुआ है हमने, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी यूके से लिया हुआ है, और आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।